अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक से। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 5 हम बता रहे थे, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। अभी इसी पर हम लोग यानी वेक्टर एनालिसिस है। इसमें आज का स्टेप रहेगा सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन का मतलब हुआ रिसोल्यूशन बोलते हैं। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यह स्टेप डालेगा। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश का वियोजन जिसको बोलते हैं। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फेयर पर सदिश का वियोजन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखा जाए तो सदिशों के जोड़ने की विपरीत दिशा अगर देखा जाए तो वियोजन होती है। जोड़ने की विपरीत दिशा का मतलब यह होता है कि जोड़ने का अगर विपरीत चलिएगा तो इसका मतलब है कि टूटना रहेगा। लेकिन दो शब्द मिलता है, इसको क्लियर कर लीजिए पहले। वियोजन और अपघटन दो शब्द मिलता है। वियोजन में जब एक बार टूटेगा तो पुनः जोड़ सकता है, लेकिन अपघटन में एक बार टूटने के बाद पुनः जुड़ेगा नहीं। तो केमिस्ट्री में भी देखिए वियोजन अपघटन मिलेगा रासायनिक अपक्रियाओं में। तो जहां भी वियोजन लिखा है तो वहां समझिएगा कि वह उत्क्रमणीय अपक्रिया है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। लेकिन अपघटन में जब रहेगा तो एक बार अभिकारक से अगर उत्पाद बन गया तो फिर जो है उत्पाद से आप अभिकारक नहीं बना पाएंगे। तो वहां केमिस्ट्री की बात रही। यहां सदिश का वियोजन का मतलब है कि आप किसी भी सदिश को दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सदिश को दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं, और यह जो डिवाइड आप करेंगे तो पुनः दोनों घटकों को मिलाकर के पुनः उस सदिश को आप प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी एक कोई सदिश दो घटकों में डिवाइड भी हो सकता है और दोनों घटक मिलकर के उस सदिश का निर्माण भी कर सकते हैं। तो बताइए दोनों रिवर्स हो रहा कि नहीं? एक तरफ आगे बढ़ रहा है तो फिर आगे से पीछे भी हो रहा है, तो यही वियोजन हुआ। तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ सदिश तिरछा है और यह सदिश क्या है? ए है। सदिश ए परिमाण और दिशा के रूप में दिया गया है। अगर इसका आपको वियोजन करना है तो इसमें देखिएगा इसके एक क्षैतिज घटक आएंगे और एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। एक क्षैतिज घटक, या बोला जाता है कौन सा घटक? क्षैतिज घटक बोला जाता है, क्षैतिज घटक। और यह ऊर्ध्व घटक बोला जाता है, ऊर्ध्व घटक बोलते हैं। यह ऊर्ध्व घटक बोला जाएगा जो परपेंडिकुलर या लंबवत रहेगा। यह अगर मान लीजिए यह जो वेक्टर ए है वह क्षैतिज घटक से थीटा कोण बनाता है, तो आप इसको जो है आप मिला भी सकते हैं। इसको यहां से मिला दीजिएगा, इसको यहां से भी मिला सकते हैं। इसको सीधा मिलाएगा, यहां से मिला दिए, यहां से मिला दिए। तो यह देखा जाए तो यह इस पर जो घटक आया वह इसको मान ले रहा है ए एक्स, और इस पर जो घटक आया उसको मान ले रहा है क्या? ए वाई। इसका परिमाण हम दिखाएं। ए एक्स देखा जाए तो क्षैतिज घटक का परिमाण है, ए वाई ऊर्ध्व घटक का परिमाण है। अगर इस त्रिभुज में आप साइन थीटा लगाएगा इसमें तो क्या मिलेगा? देखिएगा साइन थीटा अगर लगाया जाए तो साइन थीटा बराबर मिलता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए यह है, तो इसमें लंब देखा जाए तो ए वाई के बराबर होगा। बताइए इसके बराबर आएगा कि नहीं? तो इसलिए यहां पर लंब की जगह ए वाई लिखा जा रहा है अपान कर्ण।
कर्ण का मतलब वेक्टर ए है, लेकिन वेक्टर ए का परिमाण तो ए ही आएगा, तो यहां पर ए हम डिनोट कर ले रहे हैं, परिमाण के रूप में दिखा रहे हैं। फिर यह गुणा जब करिएगा तो क्या मिल जाएगा, ए वाई बराबर क्या मिल जाएगा, ए साइन थीटा मिल जाएगा। तो देखिए ए वाई जो है देखा जाए तो कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है। कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक आ गया, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। बोलिए समझ में आया होगा। हमने कहा कि इस त्रिभुज को लीजिएगा, इस त्रिभुज में अगर साइन थीटा लगाएगा तो लंब यह आएगा, तो लंब यह का मतलब है कि ए वाई के बराबर होगा। अब कर्ण यह आएगा, यानी 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो वेक्टर ए आएगा, लेकिन परिमाण के रूप में चूंकि लिखा जा रहा है इसलिए हमने ए लिखा है, वेक्टर ए नहीं लिखा है। आ गई बात समझ में। तो देखिए क्षैतिज घटक आप निकाल लिए। इसी तरह अगर इस त्रिभुज में कास थीटा आप लगा दीजिएगा, कास थीटा बराबर, तो बताइए आधार आ जाएगा, तब आधार का मतलब ए एक्स, अब बटे कर्ण का मतलब क्या लिखेंगे, ए। फिर ये गुणा इसमें भी करिएगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कास थीटा आ जाएगा। बोलिए यही ना आएगा, ए कास थीटा आ गया। अब यह देखा जाए तो कौन सा घटक रहेगा, सॉरी यह देखिए ए वाई जो आया है वह ऊर्ध्व घटक है, ध्यान दीजिए। कौन सा घटक रहेगा, ऊर्ध्व घटक रहेगा। और यह कौन सा रहेगा, क्षैतिज घटक रहेगा, क्षैतिज घटक यह आएगा। यह देखिए क्षैतिज रूप में है ना, तो यह क्षैतिज घटक होगा, और यह कौन सा घटक होगा, ऊर्ध्व घटक होगा। ध्यान रखिएगा सब लोग। तो समझ में सबको आ गया होगा, तो लिखिएगा। चलिए सदिश का वियोजन हेडिंग डाले होंगे, इसमें नोट करिए। किसी दिए गए सदिश वेक्टर ए को किसी दिए गए सदिश वेक्टर ए को दो घटकों में बांटा जा सकता है, दो घटकों में बांटा जा सकता है। पहला स्टेप डालेगा क्षैतिज घटक ए एक्स, क्षैतिज घटक ए एक्स। दूसरा नंबर लिखेगा ऊर्ध्व घटक ए वाई, ऊर्ध्व घटक ए वाई। बोलिए ठीक है, क्षैतिज घटक हो गया और क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक। इसके बाद आप फिगर यह बनाइएगा और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बस हो जाएगा आपको। वेक्टर ये यहां पर हम लिए हुए हैं और आपको बताएं कैसे आ रहा है। नोट कर लीजिएगा, फिगर यह बनाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसको सब लोगों को आना चाहिए हमेशा, चूंकि ये इसका काम हमेशा पड़ेगा आप लोगों में। जब अगला लेसन चलेगा तो इसका यूज होना है, और भी लेसनों में यूज रहेगा, यहाँ तक कि 12 में इसका यूज होना है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऊर्ध्व घटक है और कौन सा क्षैतिज घटक है, उसके सामने हमने इंगित कर दिया है। वाई एच के तहत रहेगा तो ये वाई लिखा जाएगा, तो ऊर्ध्व घटक रहेगा। और अगर तल के पैरेलल है तो वह क्षैतिज घटक कहलाएगा, उसको ए एक्स सिंबल लिए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग।
तो नोट हो गया होगा सबका। यानी यहां पर वेक्टर ए यह दिया हुआ सदिश है, इसका वियोजन किया गया तो दो वियोजित भाग आया, ए एक्स और क्या ए वाई। मान कैसे आएगा उसके बारे में हमने बता दिया। यहां पर अगर थीटा 45 या 60 दिया है तो साइन 45 या साइन 60 का मान यहां रखेगा और ए का मान दिया रहेगा तो आपका निकल जाएगा। ए का परिमाण तो दिया ही रहेगा, 2 4 6 जो भी दिया रहेगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। हो गया होगा सबका। इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर इसको हटा रहे हैं हम। यह सदिश का वियोजन हो गया। अब देखिएगा सदिश का गुणन हम चलते हैं। पहले समझिए सब लोग, अभी स्टेप में डालेगा। सदिश का गुणन हम लोग चलते हैं। सदिश का गुणन का मतलब यह है कि दो सदिश का भी गुणन हो सकता है, दो सदिश का भी गुणन हो सकता है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, यह दो सदिश है, इनका भी गुणा हो सकता है। एक सदिश और एक अदिश का भी गुणा हो सकता है। यह अदिश रहेगा, दूसरा मान लीजिए के रहेगा। के क्या है? अदिश है। के कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, जैसे नियतांक में 2 4 6 इस तरह केवल लगता है। तो बताइए यह भी क्या है? यह क्या है? अदिश है। इसका भी आप कह सकते हैं यह दोनों सदिश का गुणा हो सकता है, या एक अदिश और एक सदिश हो सकता है गुणा, या गुणा नहीं हो सकता है भाग भी हो सकती है। आप देखिएगा, उदाहरण आपको बता रहे हैं हम कि अगर आप लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, तो बल को यफ से दिखाते हैं और द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? यम से, और त्वरण को ए से दिखाते हैं। अब बताइए बल क्या है? सदिश है। यम द्रव्यमान क्या है? अदिश है। और त्वरण क्या है? सदिश है। यहां पर बताइए सदिश का अदिश से गुणा है कि नहीं? तो अगर किसी सदिश का किसी अदिश से गुणा है तो उसका मान कितना क्या आएगा? सदिश आएगा। आप इस उदाहरण से समझिए। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर, यहां पर के नियतांक लगाकर वेक्टर क्या लिख सकते हैं? बी। वेक्टर बी लिख सकते हैं। यानी किसी सदिश का अगर अदिश से गुणा हो रहा है तो उसका मान क्या आएगा? सदिश आएगा। या इसके परिणामी को आप वेक्टर आर से भी दिखा सकते हैं। बोलिए, परिणामी अब निकालते हैं, जैसे गुणनफल परिणामी मानते हैं या जोगफल परिणामी मानते हैं, तो आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यानी आपको क्या मिल गया? एक पॉइंट आउट कि अगर किसी अदिश का अगर सदिश से गुणा हो रहा है तो उसका गुणनफल क्या आएगा? सदिश आएगा। जैसे हमने उदाहरण बता दिया, उदाहरण बता दिए या संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। दूसरा उदाहरण, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब बताइए वेग क्या है? सदिश है। संवेग क्या है? सदिश है। और बताइए यम क्या है? अदिश है। यहां भी देखिए, इस उदाहरण में भी समझ में आ जाएगा आपको। तो हम एक पॉइंट आउट कराएंगे केवल, बस इतना, स्टार लगवा करके लिखिएगा। स्टार लगाइए, नीचे स्टार लगाएगा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, स्टार लगाइए पहले। लिखिएगा यदि किसी अदिश का गुणन किसी अदिश का गुणा सदिश में हो रहा है, सदिश में हो रहा है, तो गुणनफल सदिश आएगा, सदिश आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग, दिखा भी दीजिए। इन दोनों उदाहरणों को दिखा करके आप इसको शो भी कर सकते हैं इस तरह। और दूसरा उदाहरण, संवेग बराबर, संवेग सदिश है, द्रव्यमान गुणे वेग, वेग देखिए सदिश है, इसका यम से गुणा हुआ है, सदिश आया। इन दोनों उदाहरणों से क्लियर हो जाएगा सब लोग? क्लियर हो जाएगा। इन दोनों उदाहरणों को लिख लीजिए उसके नीचे एग्जाम्पल के तौर पर, और इसको याद रखिएगा।
तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं इसके माध्यम से, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, भाग अगर करना चाहते हैं तो इस तरह देखिए, एफ बराबर एम ए होता है। बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान एम आएगा कि नहीं? बताइए यह क्या है, सदिश है, और यह क्या है, सदिश है, और यह क्या है, अदिश। तो अगर किसी सदिश में अदिश से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, सदिश आएगा। बोलिए, तो चाहे गुणनफल रहेगा चाहे भागफल रहेगा, दोनों स्थितियों में क्या आएगा, सदिश ही आएगा। यानी किसी सदिश में अदिश से गुणा करिए तब भी सदिश आएगा, और किसी सदिश में अदिश से भाग करिए तब भी क्या आएगा, सदिश आएगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो क्लियर हो गए सब लोग, आ जाएगा सबको समझ में ना, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। तो वहीं पर पढ़ा लीजिए एक लाइन उसी के नीचे, इसी प्रकार नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार यदि किसी सदिश को अदिश से भाग किया जाए, यदि किसी सदिश को अदिश से भाग किया जाए तो भागफल सदिश प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि किसी सदिश को अदिश से भाग दिया जाए तो भागफल सदिश आएगा। बोलिए, ठीक है, ये समझ में सबको आ गया होगा। तो इस स्टेप को हमने बस आपको पॉइंट करा दिया कि यह पॉइंट वाइज ध्यान रखेगा। उदाहरण तमाम दे दिया हमने, उदाहरण इसमें भी दे लीजिएगा आप लोग। कौन सा उदाहरण अभी लिखे थे, ए बराबर, नोट कर लीजिए नीचे एग्जाम्पल तौर पर, ए बराबर एफ अपान एम आया था ना, तो वेक्टर लगा दीजिएगा, जो सदिश है उसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा। वेक्टर ए बराबर वेक्टर एफ अपान एम। बोलिए, समझ में आ गया ना? जहां आवश्यकता है वहां पर वेक्टर लगा दीजिएगा। कभी कभी आता है, इस बात को भी ध्यान रखिए, कहता है एफ बराबर एम ए को सदिश रूप में लिखिए। तो सदिश रूप में लिखने का मतलब है कि इस पर वेक्टर लगा देंगे, इस पर वेक्टर लगाएंगे, एम पर नहीं लगाएंगे, तो यह सदिश रूप हो गया। क्यों? लेकिन जानकारी रहेगी तभी ना कि बल क्या है, सदिश है, त्वरण क्या है, सदिश है, द्रव्यमान अदिश है। जब जानकारी लगी रहेगी तभी आप किसी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, किसी के ऊपर नहीं लगाएंगे। किसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, जो सदिश रहेगा। किसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जो अदिश रहेगा। इसलिए जो सदिश शुरू में हेडिंग बताई गई है, उसके जो भी उदाहरण दिए गए हैं, और भी उदाहरण आपके पास मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और यह जब तक नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाएगा, और एक नंबर के लिए ऑप्शन में पूछा जाता है बार बार, चाहे आपका 11th होगा चाहे 12 होगा, दोनों क्लासों में पूछा जा सकता है। अब चलिए देखिएगा, दो सदिशों का गुणन, यही स्टेप था ना आपका, दो सदिशों का गुणन, या इसको क्या कह सकते हैं, दो सदिशों का डाट गुणन ना, डाट गुणन कर लीजिए, क्योंकि हम पहले डाट गुणन बताएंगे, स्टेप यही रहेगा। दो सदिशों का गुणन या दो सदिशों का डाट गुणन, ये स्टेप डाल लीजिएगा सब लोग हेडिंग। इसका मतलब समझिए पहले हमें। हो चुका? अब आप समझिए पहले, हेडिंग तो हम डाल दिए, दो सदिशों का गुणन या दो सदिशों का डाट गुणन।
आपको अगर दो सदिशों के गुणन के संबंध में चलना है तो दो सदिशों का गुणन दो प्रकार का रहेगा। पहला रहेगा क्या, डॉट गुणन, और दूसरा क्या रहेगा, क्रॉस गुणन रहेगा। क्या गुणन रहेगा, क्रॉस गुणन रहेगा। बोलिए सही है कि नहीं। दो सदिशों का गुणन देखा जाए तो डॉट और क्रॉस दोनों होता है। दो सदिशों का डॉट गुणन कब कहलाएगा, जब गुणनफल क्या आएगा, अदिश आएगा तो डॉट कहलाएगा। अगर दो सदिशों का गुणनफल सदिश आ रहा है तो वह कहलाएगा क्या, क्रॉस गुणन कहलाएगा। तो आप चलिए लिखिएगा, नोट करिएगा। दो सदिशों का गुणन, नोट करिएगा, दो सदिशों का गुणन दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का हो सकता है। पहला स्टेप लिखेगा डॉट गुणन, दूसरा लिखेगा क्रॉस गुणन। ए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट गुणन और क्या, क्रॉस गुणन। लेकिन आप क्या स्टेप डाल लिए, इसी में देखिए आगे बढ़ा लिए। दो सदिशों का डॉट गुणन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं पर इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसके बारे में अब पढ़ेंगे कि दो सदिशों का डॉट गुणन क्या है। तो इसको हटा देते हैं, यह हेडिंग आपकी हो गई गुणन में। इसके बाद दो सदिशों का डॉट गुणन पर हम लोग चलेंगे। तो क्या लिखा जाएगा बताइए दो सदिशों के डॉट गुणन में, कि अगर दो सदिशों का गुणन अदिश आ रहा है तो यह गुणन क्या कहलाएगा, डॉट गुणन कहलाएगा। तो लिख लीजिए, इसको नोट करिए नीचे से। अब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा ना। लिखेगा यदि दो सदिशों का गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है, तो यह डॉट गुणन कहलाता है। डॉट गुणन कहलाता है। क्या कहलाएगा, डॉट गुणन कहलाएगा। अगर दो सदिशों का गुणनफल क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यदि दो दिए गए सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तो वेक्टर ए डॉट ए लगाएंगे, वेक्टर बी बराबर क्या होते हैं, ए बी कॉस थीटा। बोलिए यही आता है, ए बी कॉस थीटा। ये डॉट गुणन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। थीटा दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखें सदिश यह वेक्टर ए है और वेक्टर बी इस तरह बना लीजिएगा, यह वेक्टर बी रहेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ए थीटा है। आप फिगर में दिखा भी दीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच का कोण थीटा रहेगा। तो देखिए, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, या कहिए अदिश गुणन भी इसको बोलते हैं। कौन सा गुणन, अदिश गुणन निकालना है तो ए बी कॉस थीटा करना पड़ेगा। ए बी क्या है, ए क्या है,
वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। यहां पर लिख लीजिएगा जहां थीटा, इसके नीचे नोट करिए, जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। अब आप इसको समझ लीजिएगा, यहां पर ए बी cos थीटा लिखा गया है, वेक्टर बी जैसे अभी आप पढ़े हैं कि वेक्टरों का वियोजन, अभी जस्ट पढ़े हैं कि वेक्टरों का वियोजन दो प्रकार का रहेगा, एक क्षैतिज घटक और एक क्या ऊर्ध्व घटक रहेगा। अब बताइए वेक्टर बी का अगर क्षैतिज घटक हम लोग निकाले, क्षैतिज घटक बताइए वेक्टर ए पर आएगा कि नहीं, तो बताइए क्या आएगा, उसका क्षैतिज घटक क्या आया था बताइए, ए cos थीटा आया था कि नहीं, क्या आया था, तो यहां पर बताइए क्षैतिज घटक क्या आएगा इस पर, बी cos थीटा, बी है तो बी cos थीटा आएगा। तो यहां पर ए तो लिखा गया वेक्टर ए का परिमाण, और बी cos थीटा क्यों लिखा गया, क्योंकि जो बी cos थीटा है वेक्टर बी का जो है क्षैतिज घटक आएगा, जो कि अगर देखा जाए तो वेक्टर ए की दिशा में है, किसकी दिशा में है, वेक्टर ए की दिशा में, इसलिए इसको जो है बी cos थीटा सम्मिलित किया गया। आ जाएगा समझ में कि cos थीटा क्यों सम्मिलित किया गया, यही है वजह। अब इसका चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, बोलिए तो आ जाएगा। अगर आएगा कि दो सदिशों के डॉट गुणन से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना लिखिएगा या फिगर बना दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा जितना हमने लिखवाया अब तक। अब अगर कहेगा इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ता है, तो एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा, तो देखिएगा एग्जाम्पल में हम देंगे क्या, W बराबर यानी कार्य बराबर बल और गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। यानी पहले इसको लिखते हैं, बल्कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहां पर हर एक के बारे में चर्चा कर लिया जाए। कार्य यानी बल लगाकर किसी वस्तु को अगर बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाता है कार्य हमने किया है, या कार्य कहलाता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो कहलाएगा कि क्या किया गया है, कार्य किया गया, यानी वर्क हम किए। बल कितना हुई लगा लीजिए, अगर वह वस्तु विस्थापित नहीं हुई, विस्थापित का मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि एक दिशा में जाए, बोलिए आप गाड़ी पर धक्का देंगे तो सोचेंगे कि वह आगे बढ़े, तो एक दिशा हुई कि नहीं, आगे एक दिशा हुई, तो बल लगाएंगे आप, अगर वह उस दिशा में चल दी तो आप कहेंगे भाई विस्थापन भी हो गया, उस दिशा में जा रही है, तब कहेंगे कार्य हुआ। अगर बताइए बल लगा लीजिए, अगर गाड़ी टस से मस ना हो, मतलब क्या हुआ, हिले ना, तो बताइए विस्थापन आपका शून्य है कि नहीं, गाड़ी का विस्थापन क्या है, शून्य है। तो बल तो लगाए सही है, लेकिन विस्थापन शून्य होने की वजह से पूरा वर्क क्या है, शून्य, तो कहा जाएगा कि आपने काम नहीं किया। आपको यह जरूर एहसास होगा कि हमने इतना बल लगाया और कोई काम नहीं हुआ, सही बात भी है।